हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि शर्मा फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप ड्रॉप करने वाले हैं तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। सो दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर ऑल द ड्रॉपर्स who wants to drop or going to drop, or like a 12th standard student who just missed in this need and are planning on dropping. So first of all, one thing is that कि अगर आपको 550 या 590 प्लस नंबर आ रहे हैं तो प्लीज़ ड्रॉप ना करें। ये गलती ना करें ड्रॉप करने की, क्योंकि हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा बट स्टिल यू वांट टू बी इन एम्स दिल्ली, तो इसलिए आप कॉलेज ना लें, तो ये गलती ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जितने नंबर इस साल आए आपको अगले साल फिर से आ जाए, क्योंकि कभी कभी बैड लक हो जाती है और फिर कॉलेज मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी MBBS कॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ ले लें। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आप ये ना करें कि आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। आपको कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप कभी एक बार भी अगर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन की है तो आपको कोचिंग ज्वाइन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोचिंग में प्रॉपर टेस्ट होती है, आपको अकॉर्डिंगली पढ़ाई कराई जाती है। तो इसलिए आपको ड्रॉप अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोचिंग करने की बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों ने 2 साल कोचिंग कर रखी है वो लोग अगर उन्हें बस लगता है कि उनके पास सारे नोट्स हैं और सिर्फ अब वो सिर्फ उनकी रिवीजन में कमी रह गई थी और उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो फिर वो अगर नहीं भी कोचिंग करेंगे और घर पे रह के अगर ये जो 7 महीने उसमें रिवीजन करेंगे तो दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको किसी भी किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तब आपको ड्रॉप करके कोचिंग करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्लासेस करें, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, जिस भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, उसकी क्लास जाएं। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कभी भी कोचिंग के सिलेबस के हिसाब से ना चलें। कभी भी कोचिंग आपको जिस तरह से पढ़ाई कि आप कोचिंग जितना पढ़ा रही है उतना ही पढ़ रहे हैं, ये ना करें, क्योंकि कोचिंग शुरू में बहुत स्लो चलती है, फिर लास्ट में आके बहुत फास्ट हो जाती है, तो आप उतना कैचअप नहीं कर पाएंगे। तो कोचिंग के सिलेबस के हिसाब से कभी ना चलें। आप अपना शेड्यूल खुद बनाएं। आप अपना पूरे 7 महीने का स्ट्रैटेजी शुरू में ही तय कर लें कि आपको कितने दिन में क्या क्या ख़त्म करना है। और बेसिकली आपको मॉड्यूल्स पहले ही मिल गए होते हैं, और जो लोग दोबारा ड्रॉप करें उनके पास मॉड्यूल ऑलरेडी होता है। तो जो आपके वीक पॉइंट्स है उसको तो शुरू में ही कवर कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फिर लास्ट में प्रेशर कम हो जाती है। यूट्यूब से प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं? यूट्यूब पे हर चीज़ नहीं मिलती है। यूट्यूब पे आपको कुछ टिप्स या ट्रिक्स मिल जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा प्रिपेयर आप नहीं कर पाओगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो लोग कुछ डालते हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते हो। सब कुछ आप यूट्यूब से नहीं कर सकते हो। आपको कुछ ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर बताते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। आपको वो एक्चुअली करवाते हैं, वो टेस्ट लेते हैं। बेसिकली टेस्ट है। जो लोगों ने कोचिंग अभी तक नहीं की है जाके करें। आपके पास 7 महीने हैं एंड दिस इज़ नॉट सो मच बट इट इज़ सफिशेंट कि आप एक बार तैयारी कर लेंगे। और जिन लोगों ने 2 साल कोचिंग कर रखी है, तो अगर आपको लगता है कि आपने सारा नोट्स आपके पास है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और सिर्फ आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है, तो आपको कोचिंग करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसी सवाल को, अपने मॉड्यूल्स को, अपने सिलेबस को फिर से रिवाइज़ करेंगे तो उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन बेसिकली वही है कि आपको अपने आप को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपने पिछले बार गलती क्या की थी। वो मैं कंबाइंड अभी लास्ट में बताऊँगी। और जिन लोगों को अभी लेस देन 400 ऐसे आ रहे हैं, तो यू गाइज नीड टू रियली थिंक कि आपको फिर से ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आपको अगर लेस देन 400 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने ड्रॉप करके, अगर 1 साल ड्रॉप करके इतना कॉन्सेप्ट नहीं गेन किया है कि आपको 400 भी नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अगर फिर से ड्रॉप करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप फिर से तैयारी अच्छे से कर पाएंगे? आपने ऐसी क्या गलती की थी जो आपको सिर्फ 400 नंबर आए? क्या आपने जब अपने कोचिंग में एग्ज़ाम दिया था तो क्या आपको उस समय ये नहीं दिखा था कि आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? तो अगर आप फिर से ड्रॉप करेंगे तो आपको ये चीज़ एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरत है कि आपने गलती क्या क्या की है।
गाइस वैसे तो देखा जाता है कि जो लोग एक बार ड्रॉप करते हैं तो ठीक है, अगर उनकी तैयारी में कुछ कमी है तो वो नहीं कर पाते हैं, मतलब उनका नहीं हो पाता। लेकिन अगर कोई 2 बार ड्रॉप करके फिर से एग्ज़ाम देता है, मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनका हो ही जाता है, उनका होना ही होता है अगर वो कोई सीरियसली ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है। तो यार ड्रॉपर्स, मेरा एक मैसेज है आपको कि प्लीज़ ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है। कि जिस तरह से पहले के ज़माने में ऋषि मुनि लोग ऐसे मेहनत करते थे, तपस्या करते थे तो उनको फल मिलता था, उसी तरह से यार अगर तुम मेहनत करोगे, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो ही आपको जो है आपको सीट मिलने वाली है। MBBS इज़ नॉट अ केक वॉक। तो अगर आपको सीट चाहिए, अगर आपको MBBS करना है, अगर आपने डिटरमाइंड है कि आपको करना ही है, तो आपको तपस्या करनी होगी, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो गाइज़ अगर आप पहली बार ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको कौन सी बुक करने की ज़रूरत है? तो आप तो अपना मॉड्यूल करेंगे ही करेंगे, जो भी आपके पास LN या आकाश की मॉड्यूल है, एक बुक तीनों सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा करना है। मैंने क्या किया था, मैंने यूनिवर्सल किया था लास्ट में। मैंने यूनिवर्सल फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए मैंने दिनेश की थी। लेकिन लास्ट में मुझे समझ में आ गया था कि दिनेश में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं और वो उतने ज़्यादा सवाल अगर आप नहीं भी करेंगे, लेकिन आप सिर्फ अगर अपनी NCERT को क्लियर रखेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वैसे भी आपका हो जाएगा। तो बेसिकली बायो में बस यही है कि अगर आप सिर्फ NCERT भी करते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि 80% क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं, 80-90% क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रैंक डिसाइड करने के लिए होते हैं, तो वो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना होता है। तो जो आपके पास नोट्स हैं कोचिंग के, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखाए हुए होते हैं, आप सिर्फ उसको रिवाइज ही करेंगे तो सफिशिएंट होता है। बाकी आप बायो के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करें। प्रीवियस ईयर पेपर सारे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है, तीनों आपको करने हैं। प्लस आप JEE मेंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लास्ट ईयर के 25 ईयर्स के क्वेश्चंस करें। जो लोग फर्स्ट टाइम ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि आपने अभी तक कोचिंग इसीलिए नहीं की होगी क्योंकि आपके स्टेट में, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ अच्छा कोचिंग का माहौल नहीं होगा, तो आप अभी कहीं बाहर जाके कोचिंग करने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान देना है कि आपको अपना हेल्थ ठीक रखना है, उसके लिए आपको हेल्दी खाना खाना है, फिर आपको हेल्दी फ्रेंडशिप मेंटेन करना है। अगर आपके अच्छे दोस्त बन पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन पा रहे तो दोस्ती ही ना करें, अपने खुद पे डिपेंडेंट रहें, खुद से पढ़ाई करें, वो भी बहुत मदद कर। और गाइज़ जो लोग भी फर्स्ट टाइम कोचिंग करने वाले हैं, वो जो भी कोचिंग जाएंगे एक भी क्लास ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप ऐसे कोई टेस्ट है जैसे कोचिंग में और आप सोचेंगे कि कल टेस्ट है तो आज का क्लास मिस कर देते हैं ताकि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें, तो ये ना करें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। बेसिकली आपका एग्ज़ाम लास्ट में नीट हुई होगा, आपको कोचिंग के टेस्ट के बारे में के लिए क्लास छोड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उस टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना है। जब आप कोचिंग से क्लास करके आए तो जो कोचिंग में पढ़ाया गया है उसी दिन उसको पढ़ लें, उसी दिन आप जो एक्स्ट्रा बुक आपने ले रखी है उसके सवाल कर लें, और थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लें तो काफ़ी सफिशिएंट होगा। फिर आप लोग ऐसे पूछते हैं कि अगर आपने ड्रॉप किया तो आपको कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। तो यार घंटा काउंट करने से नहीं होता है, आपको 200 सवाल बनाने हैं फिज़िक्स के, 200 सवाल केमिस्ट्री के और एटलीस्ट 100 बायो के। अगर इतना आप 1 घंटे में कर सकते हैं या आप 5 घंटे में कर सकते हैं, ये आप पर है, लेकिन आपको इतना करना है। आपको ये नहीं देखना है कि आप कितना करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपको ये देखना है कि आप क्या काबिल हो पा रहे हो, आपने जो आज टॉपिक पढ़ा है कि आपको वो पूरा आ पा रहा है। अगर ये चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ जो मैंने आज पढ़ा है वो मैंने पूरा सीख लिया है, तो इसका मतलब है कि बाकी दुनिया जाए भाड़ में, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने ऐसे रोज़ ऐसे टारगेट अगर आप अपना ख़त्म करते जाएंगे। फिर गाइज़ आपका सवाल था कि हर समय पूरे 7 महीने, पूरे 1 साल कैसे फोकस्ड रहें। तो यार फोकस रहने की बात यही है कि आप रोज़ अपने आप को छोटा टारगेट दो। रोज़ एक डायरी रखो छोटी सी, जिसमें रोज़ एक टारगेट लिखो कि कल आपको उतना अचीव करना है। तो अगर आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे तो आपको दूसरे दिन फिर से मेहनत करने का मोटिवेशन मिलेगा। आप जब रोज़ इस तरह से करोगे तो आपको नंबर भी अच्छा आएंगे अपने टेस्ट में, तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप खुद ही मोटिवेटेड रहोगे। और यार सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये होता है कि आपको MBBS की डिग्री मिलने वाली है।
आप अगर नीट पास कर जाओगे तो आप एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में आपका एडमिशन मिलेगा। आप ये सोचो आपके पेरेंट्स कितना खुश होंगे। सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेशन होता है तो वो होती है पेरेंट्स की खुशी। अगर आप अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए पढ़ोगे तो दिस इज़ अ डेली मोटिवेशन। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप अपने मम्मी पापा से रोज़ बात करें। अगर आप बाहर हैं या आप घर पे भी हैं, रोज़ अपने मम्मी पापा से अपने तैयारी के बारे में बात करें कि आपने आज इतनी पढ़ाई की, आज आप आपको क्या लग रहा है, आपको क्या फ़ील हो रहा है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो उसके बाद जो आपके मम्मी पापा जो जिस तरह से आपसे बात करेंगे, जो आपको बोलेंगे, जो उनका एंथुसियाज़म आपको दिखेगा, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। क्योंकि आई कैन टेल यू कि मम्मी पापा को छोड़कर और कोई नहीं खुश होता है जितना, कि आप भी उतना खुश नहीं होंगे जितना आपके मम्मी पापा खुश होंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। कि आप ये सोचो कि आप अगर अभी 17 साल के हो या 20 साल के भी हो और आपको अगर कोई मेडिकल सीट मिलती है तो वो एक नौकरी मिलने की खुशी से कम नहीं होती है। योर पेरेंट्स विल बी गोइंग ऑन बूस्टिंग अबाउट यू। तो आप ये सोचो आप इतने कम एज में अपने मम्मी पापा को इतनी बड़ी खुशी दे सकते हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। एक बात ज़रूर ध्यान में रखना कि आपका ईयर काउंट हो। अगर आप 12th के बाद अगर आपने 1 साल या 2 साल, जितने भी साल आप ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हो, तो मेक दैट ईयर काउंट। अगर आपको ये सोचना है कि आपने अगर ये टाइम अपने किसी चीज़ को दिया है तो वो टाइम काउंट हो, आप इतनी मेहनत करो। मतलब और कितनी मेहनत करनी है इसका कोई लिमिट नहीं होता है। आपको बस ये देखना है कि आपने अपना काम ख़त्म किया या नहीं। आपको जितनी मेहनत करनी थी वो आपने की या नहीं। आपको बेसिकली आपको ये देखना है कि जो टॉपिक्स हैं जो नीट में आते हैं, जो एनसीईआरटी है, क्या वो आपको पूरी तरह से आती है या नहीं। जो भी फिज़िक्स के सवाल हैं, जो भी फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं, जो भी फिज़िक्स या केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, क्या आपको पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। जब तक नहीं समझ में आया है तब तक आप नीट में कम्पीट करने के काबिल नहीं है। ये स्ट्रेट बात है। अगर आप ऐसे मेरे से पूछते हैं कि कितनी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तो मेरा स्ट्रेट आंसर यही है कि आपको खुद जज करना है कि क्या आपको सब कुछ आता है, क्या आपने सब कुछ सीख लिया तो ये चीज़ आपको रोज़ जज करना है अपने क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं आपको उसी दिन उसको ख़त्म करना है। क्योंकि अगर आप उसको कल पर छोड़ेंगे तो कल एक नया टॉपिक आएगा और उसके बाद आपका लैग होते जाएगा, तो वो चीज़ फिर छूट जाती है। आप जब तैयारी शुरू करते हैं उसके बाद कुछ ही महीने में जब आपके टेस्ट में नंबर ख़राब आने लगते हैं या फिर आपका लैग होने लगता है, बहुत पीछे जाने लगता है, तो मैंने बहुत लोगों को देखा वो पहले ही डिसाइड कर लेते 2-3 महीने में कि नहीं मैं दूसरे साल फिर ड्रॉप करूँगा, ये साल मेरा ऐसे ही जा रहा है। तो ये गलती ना करें। मैंने बहुत लोगों को देखा, इवन मैंने जब फर्स्ट टाइम ड्रॉप किया था तो मुझे लगा था मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे अगले साल ड्रॉप करना ही करना है। तो ये जब माइंडसेट दिमाग में आ जाती है तो फिर आप 100% अपना नहीं दे सकते हैं। आपको देखिए, मैंने आपको बोला कि आपको 100% जानना है, क्योंकि अगर आप 100% जानने की कोशिश करेंगे तभी तो आप एटलीस्ट 80% जानेंगे। तो बेसिकली यही है कि आपको एंड तक मेहनत करना है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है कि आप 7 महीने में नहीं कवर कर सकते हैं। आप आराम से कवर कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपने एक बार अपना अगर रिवीजन ख़त्म कर दिया तो आपको ऐसा नहीं कि आपकी हो गई तैयारी, आपको उसको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज़ करना है। एक बार आपने किया, आपको ठीक है सब समझ में आएगा, फिर आपको रिवाइज़ करना है श्योर करने के लिए कि आपको याद है कि नहीं ये सारी चीज़ें, और ब्रशअप करने के लिए, और एक बार और रिवाइज़ करना है फिर से एक बार श्योर करने के लिए कि हाँ ठीक है आप क्वेश्चंस करने के, अब एग्ज़ाम में जाके उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो बेसिकली जो लोग भी ड्रॉप करने जा रहे हैं उनको यही मेरा मैसेज है कि बीच में आपको बहुत लगेगा कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, आपको बीच में लगने वाला है कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, रैंक बहुत ख़राब आ रही है, 400 ही आ रहे 500, तो आपको हर टेस्ट में अपना कुछ मार्क्स बढ़ाना है। हर टेस्ट में आपको घर आके उस टेस्ट पेपर को करना है और उस टॉपिक को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और सबसे ड्रॉपर्स जो लोग बायोस के स्ट्रीम से होते हैं, जिन लोगों ने मैथ्स नहीं ले रखी होती है, उनके साथ उनका फिज़िक्स थोड़ा ख़राब होता है, ठीक है। और अगर उन्होंने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कर रखे तो वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना
फ़िज़िक्स के टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं, अगर उनको न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम होती है तो वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं। तो गाइज़, अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के तो आपका नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चंस करने ही करने, बेसिक क्वेश्चंस। आप बिना न्यूमेरिकल्स अगर आप बिना थ्योरी पढ़े भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस ही करना है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो पहले थ्योरी पढ़ने में ही पूरा दिन लगा देते हैं, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस नहीं करते हैं। इस कारण से ये सब रीज़न है आपके फेल होने का, आपकी दोबारा आपको जो ड्रॉप लेना पड़ रहा है उसका ये सब रीज़न है कि आपने पिछले बार शायद कुछ मेहनत नहीं की, आपने अपनी कमज़ोरी के ऊपर मेहनत नहीं की। एक सवाल ऐसा भी था जिसमें आपने पूछा था कि क्या सिर्फ कि आपने अभी तक आपने फ़िज़िक्स स्टार्ट नहीं की है। तो यार एक बात मैं बताती हूँ, फ़िज़िक्स से रैंक बढ़ती है और बायो आपको नंबर देगी। अब बायो से आपके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन फ़िज़िक्स से आपको रैंक मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और सिलेक्शन बहुत ही अच्छे कॉलेज में हो तो आपको फ़िज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। फ़िज़िक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है मैंने एक वीडियो में बता रखी है, क्योंकि कुछ 80% सिलेबस जो होती है वो कुछ सर्टेन टॉपिक से आते हैं, तो आपको वो वीडियो एक बार आप देख लेना। लेकिन बेसिकली बात यही है कि आपको बहुत सारे सवाल करने हैं। तो बेसिकली गाइस, फ़िज़िक्स अच्छा करने के लिए यही है कि अगर आप यूनिवर्सल करते हैं, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, और दूसरी बुक्स भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा चॉइस था यूनिवर्सल। तो उससे क्या होता है ना कि उसमें इतने सारे सवाल होते हैं, लाइक 500-600 क्वेश्चंस होते हैं। तो उससे आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आप फटाफट अगर आप एक दिन में 500 क्वेश्चंस मान लीजिए कर रहे हैं, या फिर चलो ठीक है 200, तो आप रोज़ अगर आप 200 तो आपकी स्पीड बढ़ेगी ना। आप इतना प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो एग्ज़ाम में आपको जल्दी सोचने की आदत हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचो किसी बंदे ने सिर्फ थ्योरी पढ़ के गया है और वो सोच रहा है कि वहाँ पे जाके वो क्वेश्चन कर लेगा, या उसने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं, तो उससे कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा एग्ज़ाम, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, सॉल्व करने में। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट का। ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर एक सवाल था कि क्या आपको आकाश के मॉड्यूल्स करने ज़्यादा ज़रूरी है, आकाश या एलन के। तो गाइज़ हाँ, आपको करना चाहिए, क्योंकि उसमें ठीक है, उसमें कम क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 100 और 115 टोटल, बट वो सारे क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। और आपको टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, एलन या आकाश, क्योंकि मैं मानती हूँ थोड़ा सा अपर लेवल का होता है, लेकिन अगर आप अपर लेवल का टेस्ट अच्छा कर पाओगे तो आप नीट भी अच्छा कर पाओगे। तो इसीलिए आपको उससे डरना नहीं है, आपको करने की ज़रूरत है उसको। आपको मॉड्यूल करना है, आपको एक्स्ट्रा एज क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आप वहाँ जाके थोड़ा आसान भी सवाल आए तो आप कर पाओ। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ ही रिवाइज़ हो जाते हैं। तो फिर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे तो वो आप ऐसे क्लिक करके आप सवाल जो है सॉल्व कर पाओगे। 7 महीने पूरा सिलेबस रिवाइज़ होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। 7 महीने में आप 3 बार सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। अगर आप हर दिन को काउंट करोगे तो मैं मान लेती हूँ कि कोई बच्चा स्टार्ट करता है, वो बीच में बीमार पड़ जाता है और वो फिर उसका थोड़ा लैग हो जाता है, फिर भी गिव अप नहीं करना यार। 7 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। आप फिर से गियर अप हो, फिर से जैसे आपने तैयारी की थी, जैसे आपने शुरू किया था, जैसे सोचा था, फिर से तैयारी शुरू करो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मान लो आपका 1 महीना किसी कारण से लूज़ भी हो जाता है, मान लो बीच में या आगे, तो कुछ मत सोचो, बस पढ़ते जाओ। बस जितना मैंने आपको बताया है कि आपको 200 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में करना ज़रूरी है एक दिन में। अगर आप इतना करते हो तो आपका होना मस्ट है, ठीक है। आपके भले ही आखिरी दिन तक आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया है तो आपका होना है। तो यार कुछ मतलब भगवान का भी तो कुछ होता है ना, कुछ वो भी तो करते हैं, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हो सकता है अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आते हैं ना तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आप और ज़्यादा मेहनत करोगे। फिर एक सवाल होता है कि क्या एवरेज स्टूडेंट एम्स दिल्ली निकाल सकता है? ऑफ कोर्स यार, ऐसा कुछ नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट एम्स दिल्ली नहीं मिल सकती है। ऑफ कोर्स उन्हें मिल सकता है। देखिए, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं, जो भी सिलेबस है, अगर आपको 80% सिलेबस अगर 80% सिलेबस पे भी आपको कॉन्फिडेंस है तो आपका हो जाएगा।
कॉलेज में, एम्स दिल्ली के लिए तो आपको मतलब सब कुछ ही आना चाहिए यार। मेन बात ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको MCQs बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको जितना ज़्यादा आप MCQ करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा MCQ कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। एक दिन में, मैं सीधा बताती हूँ, अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी जाननी है तो मैं एक दिन में 400 सवाल करती थी, 400 से कम नहीं करती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैं 400 सवाल किए बिना सो रही हूँ, ठीक है। मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं जिसके कारण मेरे को 2 साल में मेरा बर्बाद हो गया। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जब मेरे को ये बात रियलाइज़ हुई थी कि मेरी कमी क्या चीज़ में, तो फिर मैंने उस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी। तो आपको बेसिकली वही है कि आप जितना ज़्यादा MCQ करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका हो जाएगा। बेसिकली गाइज़ ये है कि आपको डिटरमाइंड रहना है। डिटरमाइंड मतलब आपको एकदम, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको MBBS ही करना है तो आपको उस चीज़ पे स्टिक रहना है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितना भी फेलियर है। आपको पहली बात तो दिमाग में एक बात सेट कर लेना है, जो भी मुझे देख रहे हैं 11th-12th के बच्चे या ड्रॉपर, कि आपको, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है, अगर आपको MBBS ही करना है, तो फिर आप चाहे जो हो जाए, फिर चाहे आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है या 5 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, आपको कुछ छोड़ना पड़ा, सोशल मीडिया छोड़ना पड़ जा रहा है, या फिर घर से दूर रह के पढ़ाई करनी पड़ रही है, या फिर आप बीमार हो तब भी आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर ये मैटर नहीं करता है। अगर आप डिटरमाइंड हो तो फिर कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप हर सिचुएशन में पढ़ सकते हैं, अगर आपको चाहे कितना भी बार ड्रॉप करना पड़ रहा हो, ठीक है, मैटर नहीं करता है। वैसे भी यार मेरे कोचिंग में ऐसे बताते थे कि यार अगर करोड़ों का मामला है, एक बार अगर आप MBBS कर लोगे तो यार ठीक है, अगर 1 साल और ज़्यादा लग ही रहा है तो क्या है यार, तो जब डॉक्टर बन जाओगे तो करोड़ों में कमाओगे, तो 1 साल दे ही दो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। फिर बात आती है कि सबको एम्स दिल्ली चाहिए, तो यार एम्स दिल्ली तो हलवा तो है नहीं कि बस ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। यही सब बातें हैं बेसिकली। यार ड्रॉपर्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2-3 गलती तो बिल्कुल ना करें। बीच में 2-3 महीने के बाद ये तुरंत ना डिसाइड कर लें कि आपको दोबारा ड्रॉप करना है। फिर आप ये फिज़िक्स जो बार-बार, आप फिज़िक्स के बारे में ये ना सोचें, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बारे में कि आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस करना ही करना है, चाहे आपने 11th-12th में करा हो या नहीं करा हो, आपको अब करना ही। अगर आप नहीं कर रहे तो आपका नहीं हो पाएगा, साफ बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे भुलावे में रख के कोई फ़ायदा है नहीं। तो गाइज़, आप लोग मेरे से नोट्स मांगते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि अगर मैंने किसी चैप्टर के बारे में लिखा है, कलर चेंज करके कुछ टॉपिक्स लिखे, तो वो मेरी कमी थी, वो मेरी ज़रूरत थी कि मैं उस चीज़ों पे ज़्यादा हाईलाइट करूं, तो वो आपको नहीं हेल्प करेगी। वो चीज़ वो ज़्यादा हद तक हेल्प नहीं करेगी। किसी और की बनाई हुई नोट्स आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो वो आपकी नोट्स होगी, आपकी पर्सनलाइज्ड नोट्स होगी कि किस चीज़ों पे आपको अलग तरीके से मेहनत करनी, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा फोकस करनी थी, जो आपने उसको अलग रंग से लिखा। और प्लस आप जब नोट्स बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और ऐसा कुछ नहीं कि कलर चेंज करके नोट्स बनाने में, सारे NCERT का नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप अपने चैप्टर के साथ थॉरो हो तो आपको 1 घंटे में आप पूरा एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगी कि सब लोग जितने भी ड्रॉप कर रहे हैं अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दें। इवन अगर हो सकता है कि आप जब पहला नोट्स बनाएंगे तो आपको 2 दिन लग जाएगा, बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली आपका टाइम नोट्स बनाने में बहुत घट जाएगा। फिर तो आपको सारे बायो के नोट्स बनाने हैं, आपको फिज़िक्स के फॉर्मूला के नोट्स प्लस जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपको उसके नोट्स बनाने हैं, प्लस केमिस्ट्री के जो भी चीज़ें आपको नहीं आती, जो कुछ फॉर्मूले हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सबके नोट्स बनाने हैं। मैं ये बोलूँगी कि एक मोटी सी कॉपी रखें जिसमें आप वो सब चीज़ें लिखें। जैसे आप सवाल कर रहे हैं, आप उस सवाल पे अटक गए और आपने बहुत कोशिश की फिर भी वो सवाल नहीं हो पाई, तो और बाद में जब फिर वो डाउट सॉल्व हो गया तो उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको उस कॉपी में लिख लें। प्लस आप बायो का जो नोट्स बनाएं वो उसी में बनाएं। केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के वो एक चीज़ रखें। प्लस बेसिकली फ़िज़िक्स के फॉर्मूलेज जितने भी हैं आप अपने दीवार पे चिपका लें, क्योंकि ताकि आपको जैसे आप सवाल करें आपको तुरंत कोई कॉपी फ्लिप नहीं करना पड़े, तुरंत आप जो है तुरंत आप दीवार पे देख के कर ले। जैसे भी
फिर जो जिन लोगों ने कुछ कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, कोई भी कॉलेज, कोई भी बीटेक का, बीएससी, बीए, एमएस, इवन एमबीबीएस या बीडीएस, ऐसा नहीं है कि आप उसके पढ़ाई के साथ अपनी एमबीबीएस की तैयारी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। आप जिस भी कॉलेज में आप जो भी कर रहे हो, जो भी सेमेस्टर चल रहा है, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको उसमें टॉप करना है। आप बस उतना पढ़ लें जिससे कि आप अपना सेमेस्टर निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो भी टाइम मिलता है उसमें अपनी तैयारी करें, क्योंकि अगर आपको कोई कॉलेज मिल रखा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि आपने उतना तो पढ़ रखा था कि आप उतना काबिल थे कि आपको वो कॉलेज मिला। तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है। तो उतना थोड़ा सा तो आप उस फ्री टाइम में पढ़ ही सकते हैं। कोई भी कॉलेज में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है कि आप 11th-12th का सिलेबस नहीं रिवाइज़ कर पाएँ, क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हैं तो उसके बाद आप ऊपर की पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, तो वो पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ हो जाती है कि फिर ये 11th-12th का सिलेबस बहुत ईजी लगने लग जाता है। फिर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और जो लोग कॉलेज में होते हैं उनके ऊपर तो थोड़ा प्रेशर कम हो ही जाता है, क्योंकि घर वाले खुश रहते हैं, घर वाले सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ चलो मेरा बच्चा कॉलेज में तो है, एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है। आपके घर वाले खुश रहते हैं तो आप भी थोड़ा खुश रहते हैं। तो आपके लिए तो और अच्छी बात है कि आप बिना प्रेशर के पढ़ाई कर सकते हैं। और आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा ऊपर का पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन थोड़ा और आपको फिर बताता है कि ये 11th-12th का सिलेबस बहुत आसान है। तो यार मेहनत कर लो यार, बहुत बहुत प्रेस्टिजियस चीज़ है एमबीबीएस। तो इतनी प्रेस्टिजियस चीज़ ऐसे फ्री में तो नहीं मिलती है। तो आई होप कि मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा।